शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश से नजदीकियां बढ़ा रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पहले से ही एक के बाद एक भारत विरोधी फैसले ले रहे हैं और इन सब के बीच ही पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े सैन्य अधिकारी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ढाका पहुंचे हैं। इससे एक हफ्ते पहले भारतीय सैन्य खुफिया अधिकारियों की 3 सदस्यीय टीम कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करने के बाद बांग्लादेश की राजधानी से वापस लौटी है। पिछले साल आपको याद होगा, अगस्त में शेख हसीना की आवामी लीग की सरकार के पतन के बाद पिछले लगभग 10 महीनों में पाकिस्तान के कई सैन्य अधिकारियों ने ढाका का दौरा किया है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI बांग्लादेश में एक्टिव हो चुकी है। इस बात का मतलब क्या है, इसके क्या मायने निकाले जाएं और क्या चीन पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश से भी भारत को अब सतर्क रहने की ज्यादा जरूरत है? रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश की राजनीति में पिछले एक साल में हुए बड़े बदलाव अब पूरे दक्षिण एशिया के समीकरण बदलते दिख रहे हैं। शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के पतन के बाद पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश के करीब आ रहा है। ढाका में इस हफ्ते पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े सैन्य अधिकारी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा पहुंचे। यह दौरा इसलिए अहम है क्योंकि पिछले 10 महीनों में पाकिस्तान के कई अधिकारी बांग्लादेश जा चुके हैं, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ के बाद पहली बार किसी इतने उच्च स्तरीय सैन्य अधिकारी ने यह यात्रा की है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सैन्य संपर्कों में अचानक तेजी आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल से कई बांग्लादेशी अधिकारी इस्लामाबाद और रावलपिंडी का दौरा कर चुके हैं। खुफिया सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान की एजेंसी ISI ने अब बांग्लादेश में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। कई सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि यह पाकिस्तान की री एंगेजमेंट स्ट्रेटजी का हिस्सा है, यानी दक्षिण एशिया में भारत के पारंपरिक प्रभाव को चुनौती देना। जनरल मिर्जा की यह यात्रा ऐसे वक्त में हुई है जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस लगातार भारत विरोधी फैसले ले रहे हैं। हाल ही में कुछ रणनीतिक समझौतों की समीक्षा की गई है और सीमा सुरक्षा से जुड़े संयुक्त अभियानों को स्थगित किया गया है। भारत के खिलाफ एक साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान के बड़े सैन्य अधिकारी ढाका पहुंचे। 10 महीनों में कई पाकिस्तानी अधिकारी बांग्लादेश पहुंचे। मुशर्रफ के बाद उच्च स्तरीय सैन्य अधिकारी की यात्रा। ISI ने बांग्लादेश में अपनी सक्रियता बढ़ाई। पाकिस्तान की री एंगेजमेंट स्ट्रेटजी का हिस्सा है। भारत के खिलाफ बांग्लादेश वाला फ्रंट खोलना मकसद है। दोनों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर बात, व्यापारिक पारंपरिक रिश्तों पर मंथन, सैन्य रिश्ते को मजबूत करने पर चर्चा। पाकिस्तान का मकसद भारत के खिलाफ बांग्लादेश वाला फ्रंट खोलना हो सकता है, खासकर जब से तालिबान उसे चुनौती दे रहा है। तब से वो भारत के खिलाफ नई खुरापात करने की कोशिशों में लगा हुआ है, इसलिए भारत को सतर्क रहने की जरूरत होती है। जनरल मिर्जा की यात्रा को बांग्लादेशी सेना अत्यंत महत्वपूर्ण मान रही है, जो लगातार तुर्की और चीन से भी संबंधों को बढ़ावा दे रही है। ऐसी रिपोर्ट है कि बांग्लादेश चीन से J-10C लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बना रहा है, जबकि तुर्की से बायर कतार ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की बातचीत आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा? सैन्य रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमिंग, सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, निगरानी प्रणाली, ड्रोन रोधी प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, विस्फोटक आयुध निपटान, रोबोटिक्स और AI, साइबर सुरक्षा से संबंधित तकनीक। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद नया राजनीतिक संतुलन बन रहा है। मोहम्मद यूनुस की सरकार अंतर्राष्ट्रीय समर्थन तलाश रही है और पाकिस्तान इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ढाका में पाकिस्तान की बढ़ती मौजूदगी सिर्फ कूटनीतिक घटनाक्रम नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया के बदलते सामरिक परिदृश्य का संकेत है। भारत के लिए यह वक्त सावधानी और रणनीतिक पुनर्विचार का है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश किस दिशा में कदम बढ़ाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।
पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकी आज की बात नहीं है, लेकिन इस बीच अगर ये नजदीकियां बढ़ रही हैं या फिर पाकिस्तानी सेना में नंबर 2 की पोजीशन वाले जनरल मिर्जा अगर ढाका पहुंचे हैं तो इसके मतलब मायने क्या हैं, भारत को कैसे सावधान रहना चाहिए, इन सभी इश्यूज पर हम बात करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। मेरे साथ में कमांडर रिटायर्ड भूषण दीवान सर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। शोएब चौधरी जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश से सीधा सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। और मियां आसिफ अली मेरे साथ में जुड़ गए हैं, पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। सबसे पहले शोएब चौधरी जी, मैं आपका रुख करूंगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकी शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद से लगातार बढ़ी है, लेकिन इन दिनों ये जो मीटिंग्स हो रही हैं, चल क्या रहा है? धन्यवाद रचना जी। देखिए ये पाकिस्तान की जो सीनियर आर्मी ढाका में है, जनरल साहिर शमशाद लीडर साहब, he is having lot of meeting with his counterparts। और आप जानते हैं कि बांग्लादेश अभी पाकिस्तान से T-10 फाइटर जेट। शोएब जी क्या आपने टीवी ऑन किया हुआ है या फिर क्या मोबाइल पर अभी लाइव चल रहा है? क्योंकि आवाज आपकी एको कर रही है। ये शायद आपकी आवाज कहाँ से आ रहा है। ओके ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, क्योंकि आवाज एको कर रही है। आसिफ अली, क्या आपने टीवी ऑन किया हुआ है या फिर मोबाइल पर आप देख रहे हैं क्या? प्लीज ऑफ कर दें, आवाज एको कर रही है। या तो म्यूट कर लें अपनी साइड से। आसिफ अली जी, हाँ शोएब जी अपनी बात पूरी करें आप। जी रचना जी धन्यवाद। तो बांग्लादेश ये J-10 फाइटर जेट खरीद रहा है, चाइनीज मेड पाकिस्तान से। और परसों जब बांग्लादेश में जो अमेरिका की एम्बेसडर आने वाला है, इसके जो हियरिंग हुआ सीनेट में, और वो एम्बेसडर ने कह दी कि ये जो चीज़ है ये डिस्टर्बिंग है और इसको रोकने की कोशिश वो करेगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश, ये जो बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ये बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को देने के लिए अभी बातचीत चल रहा है। मगर सबसे बड़ी बात जो है, अभी पाकिस्तान में जो इनके जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर, ही सीम्स टू बी वेरी स्मार्ट पर्सन। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जेब में डाल दी। और यूनुस तो तानाशाही है, अमेरिकी डीप स्टेट की केला है। तो इसको तो अभी आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने जो जैसे कहेगा, कहाँ है वही करेगा नहीं। अभी आसिम मुनीर जो कहेगा वो डोनाल्ड ट्रंप सुनेगा। हालत ऐसे हो गई। अच्छा। और इसके लिए देखिए कि उस तरफ डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर को कह रहा है कि उसके सबसे पसंद के लोग हैं, और इस तरफ आसिम मुनीर ही चाइनीज एयरक्राफ्ट बेच रहा है बांग्लादेश में। और ये बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो जॉइंट वेंचर है, पाकिस्तान चाइना, अमेरिका आउट। और ये जो जा रहे हैं जनरल मिर्जा साहब, ये जो बॉर्डर एरियाज में, चिकन नेक एक्सेट्रा में वो जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं, कल जाएंगे चिकन नेक में। तो क्योंकि ये जो एयरपोर्ट शुरू हो रहा फिर से लालमोनीहाट में और ठाकुरगांव में, ये दोनों एयरपोर्ट में ये जो 30 एयरक्राफ्ट आ रहे हैं फाइटर जेट पाकिस्तान से, उसको वहां रखेगा। तो पाकिस्तान क्या कर रहे हैं? मैंने पहले कह दी कि आसिम मुनीर इज अ वेरी स्मार्ट पर्सन, ही इज मोर डिप्लोमेट देन मिलिट्री ऑफिसर। इसने डोनाल्ड ट्रंप को जेब में डाल दिया, और ये अभी चाइना को भी जेब में लेके बांग्लादेश में जो कुछ करना है करेगा, करने की कोशिश करेगा, कर रहा है। और ट्रंप कुछ नहीं कर सकेगा, कि ट्रंप तो अभी एक फालतू आदमी बन गए। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में भारत क्या स्टैंड रहना चाहिए, ये भी जानना समझना जरूरी है। मैं भूषण दीवान सर का रुख करूं, उससे पहले आसिफ अली जी, पाकिस्तान लगातार शेख हसीना सरकार जाने के बाद से बांग्लादेश से नजदीकियां बढ़ा रहा है, क्या मकसद है? वो भी तब जब अभी हाल ही में तालिबान से मुंह की खाई है पाकिस्तानी फौज ने। अनम्यूट कर लें आप खुद को। जी रत्ना जी, जहां तक बांग्लादेश का ताल्लुक है, उससे पहले अफगानिस्तान का, तो अफगानिस्तान को तो बिल्कुल क्लियर कट सिर्फ हमारी एक एयर स्ट्राइक की मार था, उसको तो पता चल गया कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते।
तो जो बांग्लादेश है ये ईस्ट पाकिस्तान रहा है, आज़ादी की जो मूवमेंट थी दोनों ने इकट्ठे चलाई है, बल्कि इवन के जो पाकिस्तान जिस मूवमेंट के नतीजे में बना, वो जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, वो बनी भी बांग्लादेश में ही थी, ढाका में ही थी, उस वक्त बंगाल में बनी थी, मशरकी बंगाल में। तो इसलिए उनके साथ जो पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, जो मामलात हैं, वो उस तरह के हैं नहीं। अगर किसी मौके पे आकर दूरियां बन भी जाएं दोनों के दरमियान, तो वो मुस्तकिल दूरियां नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी वहां पे पाकिस्तानी टीम भी अगर खेलने गई है तो उसका जिस तरह वार्म वेलकम हुआ है वहां पे अवाम की तरफ से, वो देखने लायक होता है। तो इसलिए इनके दरमियान यकीनन एक मजहब का भी रिश्ता है, एक पुराना रिश्ता है, एक ताल्लुक का रिश्ता है, इकट्ठे चलने का रिश्ता है। आपको याद है ना तो कि इसलिए बांग्लादेश पाकिस्तान से टूटकर ही अलग बना, और आपने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान को तो हमने सबक सिखा दिया, हमारा एक स्ट्राइक काफी है। अच्छा, आप मोबाइल में अगर आपने चैनल ऑन किया हुआ है तो प्लीज आप उसे म्यूट कर लें, उसे ऑफ कर दें, पॉज कर दें, क्योंकि कम्युनिकेशन में एको बहुत आ रही है, ऑडियो क्लियर नहीं आएगी ना आपकी ना मेरी। तो मैं पूछ रही हूँ कि एक तरफ तो ये कि आपको याद है क्या कि बांग्लादेश पाकिस्तान से टूटकर ही अलग बना है, पाकिस्तान का ही कभी हिस्सा हुआ करता था। आज आप नजदीकियों की और दोस्ती की और अच्छे बेहतर रिश्तों की बात कर रहे हैं। दूसरा, आप कह रहे हैं अफगानिस्तान में तालिबान को सबक सिखा दिया, एक एयर स्ट्राइक काफी थी। आप भूल गए क्या कि पाकिस्तान का क्या नुकसान किया है तालिबान ने? देखिए, पाकिस्तान के अंदर तालिबान की तरफ से अगर वो आके मिलिटेंट कार्रवाइयां कर जाएं, मिलिटेंसी फैला जाएं, कोई अटैक कर जाएं, गुरिल्ला वारफेयर कर जाएं, इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तान का, क्योंकि अफगानिस्तान के पास कोई ट्रेडिशनल आर्मी नहीं है, कोई रेगुलर आर्मी नहीं है, वो रेगुलर वारफेयर कर ही नहीं सकते। आज का नहीं, ये पुराना इशू है और ये सदियों का एक सिलसिला है जो चंद अमेरिका ने कोशिश की वहां पे रह के अफगान नेशनल आर्मी बनाने की, वो नहीं बना सका, क्योंकि जो कौमों की नफ्सियात होती है, जो नेचर होती है, वो सदियों पर मुहित होती है। अफगानों का सदियों से यही तरीका रहा है, इकट्ठे हुए, कहीं हमलावर हुए, भाग गए वापस। हालांकि इससे पहले आप देखें कि वहां पे जब ज्यादा दूर ना जाएं, जो लास्ट वहां पे अमेरिकन आए 20 साल बैठे रहे, पहले रशियंस आए, उससे पहले जब ब्रिटिश गए, ब्रिटिश ने वहां पे कब्जे किए, उससे पहले जब लाहौर दरबार की महाराजा रंजीत सिंह की फौज के हमरा काबुल फतह किया गया तो भी कोई इशू नहीं हुआ। वो तो आर्मी जब वापस आ गई फिर उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर शुरू किया तो वहां से मामलात खराब हुए, उससे भी पीछे चले जाएं। यानी कि हिस्ट्री के अंदर अफगानिस्तान की रेगुलर फोर्सेस नहीं रही कभी भी, तो ये रेगुलर आर्मी का मुकाबला कर नहीं सकते। अफगानियों को गलत फहमी इस चीज की थी कि रशियंस क्योंकि वहां पे आके बैठ गए थे, कब्जा कर लिया था, तो उन पर वो अटैक कर लिया करते थे। पाकिस्तान के साथ मामला डिफरेंट है बिल्कुल। ईरान के साथ और पाकिस्तान के साथ उनका मामला इसलिए बिल्कुल मुख्तलिफ है क्योंकि इन्होंने वहां कब्जा नहीं करना, इन्होंने इलाका ऑक्युपाई नहीं करना, इन्होंने वहां पे जो अपने इनके मकासद हैं, जो इनके दुश्मन हैं, जो वहां पे मिलिटेंट्स हैं, उनको निशाना बनाना है, दैट्स इट। और वो वहां पे गुरिल्ला वारफेयर करें किसके साथ, गुरिल्ला अटैक करें किस पे। तो इसलिए अफगानों के साथ मामला बिल्कुल डिफरेंट है, उसको हमें मुख्तलिफ अंदाज में देखना पड़ेगा। चलिए उसे अलग रख देते हैं। जबकि पाकिस्तान, इंडिया, नजदीकियां क्यों बढ़ रही हैं? पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तो जाहिर बात है वो तो नजदीकियां हैं ही। मैंने कहा ये तो एक नेचुरल चीज है। इस दौरान कभी ये हो सकता है कि कभी कोई मसाइल बन जाए, कभी कोई किसी बात पे अनबन हो जाए। वो तो जो स्टेट्स होती हैं आपके यहाँ पंजाब और हरियाणा के दरमियान भी बन सकते हैं, एक मुल्क के अंदर भी बन सकते हैं, पंजाब और सिंध के दरमियान भी, या बलूचिस्तान और केपीके के दरमियान भी बन सकते हैं। लेकिन जो मुस्तकिल बुनियादों पे जो ताल्लुकात हैं वो यकीनन एक दरमियान में शेख हसीना की सरकार ऐसी आई थी कि जहां पे हालात खराब हुए थे, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पे मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे हालात खराब हो सकते हैं। वो हालात जिस तरह नेपाल और बांग्लादेश, इंडिया के दरमियान नहीं खराब हो सकते, भारत और नेपाल के दरमियान वक्ती तौर पे हालात आते हैं, मसाइल भी बनते हैं, लेकिन वो हल हो जाते होते हैं। तो इसलिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है। भूषण दीवान सर, क्या चीजें, एक मिनट आप अपना ऑडियो म्यूट कर लें। भूषण दीवान सर, क्या चीजें इतनी ही सिंपल हैं जितना आसिफ अली जी बोल रहे हैं, या बांग्लादेश के साथ नजदीकियां बढ़ना? वो हम तब से कह रहे हैं जब से शेख हसीना की सरकार गई है, तब से हम कह रहे हैं कि चीन पाकिस्तान से तो चैलेंज है ही 2 फ्रंट पर, ये 3rd फ्रंट और शुरू हो रहा है।
तो क्या अब वो वक्त नजदीक आ गया है? भारत सरकार को, भारतीय सेना को अलर्ट मोड पर रहना होगा क्या? बेशक रहना पड़ेगा रचना जी। पर उसके पहले मैं आपको उत्तर दे दूं। माय रिस्पेक्टेड मियां आसिफ अली कह रहे हैं कि नेचुरल मुश्किल रिश्ता है पाकिस्तान बांग्लादेश में। एक क्षमा करें, 1971 की लड़ाई में जहां मैं लड़ा हूं, दिसंबर में हुई 71 में, मार्च 71 में ऑपरेशन सर्च लाइट चालू किया जनरल यहया खान ने, जो उस टाइम मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान के। इनको पता होगा 3 लाख बंगाली मुस्लिम मारे गए, मेजॉरिटी बंगाली मुस्लिम ही थे, और 3 लाख विमेन रेप हुई हैं। और किसने किया है? पाकिस्तानी आर्मी ने किया है। और इतना डिफरेंस ओपिनियन हो गया था जनाब कि पाकिस्तान को वहां से सब्जी, पानी, दाल, आटा लेना भी, दूध लेना भी मुश्किल, अंडे लेना मुश्किल हो गया था। क्यों? इतना कत्लेआम मचाया। बड़े अच्छे मुश्किल हालात थे, बड़ा अच्छा मुस्लिम ब्रदरहुड है। ये तो मेरे जब कन्वीनियंस है चीन और अमेरिका के शहर पे, जो ये लोग नजदीक आ रहे हैं, इनका तो मतलब कोई चौक एंड चीज, चौक होती है जैसे, चीज होता है, लगते सफेद रंग के हैं, अलग है। और इन्होंने क्या कहा, ये शेख मुजीबुर रहमान ये बनेगा प्राइम मिनिस्टर। अब बंगाली, काला बंगाली ऐसा बोलते हैं। उनके अर्थक्वेक हुआ, उनको संभालने नहीं गए भाई। और जब आप 65 में अयूब खान ने अटैक किया इंडिया पे, ईस्ट पाकिस्तान को छोड़ ही दिया डिफेंस के लिए, अपना आप करेगा। क्यों? कश्मीर जरूरी है पकड़ना भारत से। 65 वॉर, ऑपरेशन जिब्राल्टर जो किया, कच्छ से आए और मम्मू की खाई, बांग्लादेश को मरने दो, चाहता तो जाने दो। अरे यही काम हो रहा है पाकिस्तान शुरू से, कि पंजाबी डोमिनेट करेंगे। सिंधी क्या है, बलूचीज क्या है, पश्तून क्या है, पीओके वाले क्या है, जाने दो इनको। ये काम कब तक चलेगा? जब देश इस तरीके से चलता है, एक माइंडसेट चलता है, कैसे मिल सकते हैं? यूनुस साहब जो है अमेरिका के बिठाए हुए पिट्ठू हैं भाई, तो वो ये काम कर रहे हैं। और वहां तो, और इनका मकसद क्या है रचना जी? जो चिकन नेक हमारी इंडिया की है, देखिए दयानतदारी काम आती नहीं है। इंदिरा, मैं वॉर में 71 का मैं लड़ाई लड़ा हूँ, 93,000 प्रिजनर बनाए और छोड़ दिए। मुझे रह रहे के यही याद आता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1945 में जब वॉर खत्म हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, न्यूरनबर्ग ट्रायल्स हुई। न्यूरनबर्ग लिखते हैं NUREMB, आज न्यूरनबर्ग जर्मनी में टाउन है, बोलने में न्यूरनबर्ग कहा जाता है, न्यूरनबर्ग। उसमें वॉर कोर्ट बैठी, वॉर ट्रिब्यूनल बैठी। उसमें वॉर ट्रिब्यूनल कौन था? अमेरिका, यूके, रशिया, जो जीत गए थे अलाइड पावर्स। और हार कौन गए थे? एक्सेस पावर्स। एक्सेस पावर्स कौन? जर्मनी, जापान, इटली। इटली तो माइनर पार्टनर था, लबोलबाब थे। तो उन्होंने कहा जर्मनी, जापान अपनी आर्म फोर्सेस कम करो, जर्मनी जापान खर्चा कम करो। अरे इंडिया ने दयानतदारी दिखाई। भुट्टो, इंदिरा गांधी क्लासमेट थे, पांव पे पड़ गया। अरे अगर आप 93, हमको बोलेंगे आर्मी कम करो, हमको बोलेंगे बांग्लादेश का पार्ट ही हमको दे दो, रंगपुर दे दो, और चिकन नेक का हमारा जो इंडिया के पास एरिया बढ़ा दो, तो मैं तो अपनी गवर्नमेंट लूज कर दूंगा। तो ये दयानतदारी दिखाई, ये नतीजा हो रहा है। अरे शाम को दूध पिलाने वाली बात है, लबोलबाब ये है, कुछ नहीं है, इनको कह दें तो हमें समझ आ गया। ये बात हिंदुस्तानी पृथ्वीराज ने 17 बार गौरी को माफ किया। जब उसने पकड़ लिया उसको लास्ट में पृथ्वीराज को, तो उसको गला लटका के भाले पे वहां ले गया मिडिल ईस्ट में। तो सवाल ये है कि अभी ये इनकी 2 चिकन नेक हैं भाई, ये चिकन नेक के पीछे पड़े हुए हैं। चिकन नेक तो आप समझते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर 100 किलोमीटर की है। पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है एक वेन है, मतलब पूरे इंडिया से जो वेन जा रही है उसमें 7 सिस्टर्स उसमें जुड़ती हैं। अगर वो कट जाए, ऊपर से वो भूटान से करने कोशिश कर रहा है आदमी, चीन, और इधर से बांग्लादेश से करेंगे, चीन के G10C फाइटर लेके, अमेरिका भी चाह रहा है। और क्या होगा? ये 7 स्टेट्स कट हो जाती हैं। पर इनको मालूम नहीं है, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, दूसरे पे पत्थर नहीं फेंकते। रंगपुर में चिकन नेक है इनकी, रंगपुर आधा बांग्लादेश हट जाएगा। उस टाइम करना था भारत को, किया नहीं, दयानतदारी दिखाई। हमने 1971 के युद्ध के बारे में पढ़ा है, लेकिन आप जैसे जो सीनियर ऑफिसर रहते हुए उस युद्ध में थे, जिन्होंने करीब से देखी चीज़ें और जिन्होंने खुद अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होते हुए देखा, तब ज़्यादा चीज़ें महसूस हो पाती हैं और ज़्यादा करीब से समझ में आती हैं। और इसीलिए हम बार बार आज की डेट में ताज्जुब भी करते हैं कि कैसे वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान से संघर्ष करके अलग हुआ, जहाँ कई बलिदान हुए, महिलाओं का रेप कर लिया गया और एक बड़ा त्याग दिया गया, तब जाकर बांग्लादेश अलग हुआ। लेकिन आज कैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान की नज़दीकियां हैं? शोएब चौधरी जी, इसके पीछे की कहानी कुछ आपको समझ में आ रही है क्या? हालांकि आसिफ अली जी कह रहे हैं कि दोस्ताना रिश्ते हैं, बेहतर रिश्ते हैं और इसमें कुछ नया नहीं है। रचना जी देखिए, जो
बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश पाकिस्तान बांग्लादेश की बंगाली की सदा दुश्मन थे, है और रहेगा। क्लीन कट बात। दूसरी बात जो है, आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान के ये जो फाइटर जेट को इतनी बुरी तरीके से बर्बाद की, J-10, अभी ये इनके लिए गले की फंदा बन गई। और ये जो फालतू J-10 चाइनीज एयरक्राफ्ट ये बांग्लादेश को दे रहा है, बेच रहा है बांग्लादेश के पास। किसके पास? यूनुस के पास, जो यूएस डीप स्टेट की गोद की कुत्ता है। और पाकिस्तान और एक कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। अभी ब्रेकिंग न्यूज में दे रहा हूँ, न्यूज इंडिया 24X की दर्शकों के लिए, कि इसी महीने यूनुस खुद को सुप्रीम लीडर घोषणा करने की तैयारी में है और उसके गवर्नमेंट को रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट घोषणा करेगा। और ये प्लॉट सजाने के लिए, ये प्लॉट इंप्लीमेंट करने के लिए पाकिस्तानी ये आर्मी ऑफिसर ढाका में है, जो जब बांग्लादेश को यूनुस इसी महीने बांग्लादेश को ये कहेगा इसके इस रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, और वो खुद को डिक्लेयर करेगा सुप्रीम लीडर, और बांग्लादेश आर्मी को डिसमेंटल करके ही इज बिल्डिंग इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी। वो जो ट्रंप अभी चूम रहा है, ये शहबाज शरीफ को ले जाके, आसिफ मुनीर को ले जाके, ट्रंप को पता भी नहीं है कि ये ट्रंप को ही अभी काटने की कोशिश में है, तैयारी में है। और बांग्लादेश विल बिकम द वर्स्ट बैटलफील्ड फॉर अमेरिकन, जैसे कि वियतनाम से मार खाया अमेरिकन से, और जैसे 71 में पाकिस्तानी को हम लोगों ने लात मार के निकाला था, फिर वो वक्त आ गई, बंगाली जाग रहा है, बांग्लादेश जाग गया। अभी यूनुस के खिलाफ सड़कों में नारा हो रहा है, देखेंगे आप बहुत ही जल्द। मैंने आपके शो में, बहुत सारे शो में कहा कि हम इस वक्त इस दफा बांग्लादेश में पाकिस्तानी की और इसके जितने नाजायज बच्चे हैं सबको दफनाएंगे बांग्लादेश। ठीक है आसिफ अली जी, यहाँ शोएब चौधरी जी के जो सुर हैं वो आपसे अलग हैं, बांग्लादेश से हैं, वो देखिए। देखिए, ये हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। तो इससे पहले दीवान जी भी बात कर रहे थे, शोएब चौधरी साहब ने भी बात की कि इस बांग्लादेश के हवाले से जो 93,000 जो वहां पे थे वो आर्मी ने की सारी वहां पे मुख्तलिफ ऑफिसर्स भी थे, वहां पे सिविलियन जो थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो भी थी, आर्मी भी थी। और बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ था, बंगाल के अंदर जिस तरह हालात बनाए गए, साल पूरा एक साल वहां गुरिल्ला जंग लड़ी गई, तंग किया गया, मिलिटेंट्स भेजे गए, ट्रेंड किए गए, बड़े बड़े कैंप बनाए गए। वो तो पूरी दुनिया के सामने मोदी जी खुद भी तस्लीम कर चुके हैं ढाका में जाके कि हमने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। और फिर एंड पे अटैक करके, तो इस तरह के जो मामलात हैं और उस वक्त हालात बनाए गए, एक प्रोपेगेंडा, एक बहुत बड़ी फजा होती है ना, यकदम कैसे चेंज हो गई, हम भी हैरान होते हैं अक्सर इस बात पे। दूसरी बात ये, दीवान जी ने बात की कि तब भी आप ये कहेंगे प्रोपेगेंडा था, एक चाल चली गई, पंजाबी गवर्नमेंट रही है, तो रचना जी सुन लीजिए ना। हाँ। दीवान जी ने कहा कि यहाँ पे हमेशा पंजाबी गवर्नमेंट रही है, इन्होंने बंगालियों को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के पहले जब बांग्लादेश अलग हुआ है, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना है, 25 साल बनते हैं। 25 साल के अंदर कोई एक प्रेसिडेंट या आर्मी चीफ पंजाबी नहीं आया पहले 25 साल में। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर इस 25 साल में सिर्फ 2 पंजाबी प्राइम मिनिस्टर आए हैं, वो भी एक 6 माह के लिए और एक 1 साल के लिए, यानी 1.5 साल पंजाबी गवर्नमेंट में रहे हैं बांग्लादेश बनने तक। चौधरी मोहम्मद अली आए हैं कुछ अरसे के लिए और मलक फिरोज खान नून आए हैं। चौधरी मोहम्मद अली ने पाकिस्तान का पहला आइन बनाया था और मलक फिरोज खान नून ने गवादर जो है ओमान से वापस लिया था। तो पंजाबियों का कभी भी इशू नहीं रहा। बंगाली पहला जो पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल थे ख्वाजा नाज़मुद्दीन बंगाली थे। लियाकत अली खान के बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने ख्वाजा नाज़मुद्दीन बंगाली थे। उसके बाद मोहम्मद अली बोगरा प्राइम मिनिस्टर बने, वो बंगाली थे। तो ऐसा नहीं है कि बंगाली नहीं रहे, हालात हो जाते हैं, उस वक्त की सियासी क़यादत की गलतियां होंगी। उसके बाद ऐसे भी हो जाते हैं कि पाकिस्तान में सरकार कभी स्टेबल रहती ही नहीं है और अपनी चीजें संभलती नहीं, आप दूसरों के लिए, दूसरों के खिलाफ साजिशें रचने के लिए लगे रहते हैं। सच्चाई तो ये भी है। नहीं रचना जी, ये नहीं है। अगर इस तरह की हम बात करेंगे तो फिर तो आप देखें कि अक्सर बांग्लादेश के अंदर
या पाकिस्तान के अंदर इंटरफेयर किया जाता रहता है भारत की जानिब से। भारत के जो रॉ के ऑफिसर्स हैं यहाँ से भी पकड़े जाते हैं, इवन कतर से पकड़े गए, सजा भी हुई। तो ये नहीं है, हर मुल्क अपने हिसाब से अपने मामलात को लेके चल रहा होता है, अपने मसाइल को देख रहा होता है, तो हर कोई कहीं ना कहीं जरूर इन्वॉल्व होता है। मेरा सवाल ये था ना, मेरा जब सवाल ये था नशीद आसिफ अली जी, मेरा सवाल ये था कि पाकिस्तान जहां पर अलग अलग मोर्चों पर अब लोग युद्ध लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, सिंध है, ये अलग अलग जगह जो विरोध के सुर है वो हैं ही, ऊपर से तालिबान से अलग चैलेंज मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान इन सब चीजों से निपटता नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, ये परेशानी वो बड़े स्तर पर है ही, लेकिन इन सब से कोई सरोकार पाकिस्तान का नहीं है, पाकिस्तान सरकार का नहीं है। और एक नया मोर्चा और खड़ा करने की तैयारी में, उधर चीन से नजदीकी बढ़ा लेंगे, उधर अमेरिका से नजदीकी बढ़ा लेंगे, इधर बांग्लादेश के साथ हाथ मिलाकर भारत विरोधी साजिशें रचने में लग जाएंगे। अपनी चीजें तो पहले देख लेना, संभाल लेना। हम तो भारत से भी नजदीकी बढ़ाना चाहते हैं बहुत ज्यादा। कैसे वाली? हमारी तो ख्वाहिश है भारत के साथ भी कैसे वाली? हमारी एक बहुत हाथ ज्यादा से शेक नजदीकी हैंड और दूसरे हाथ में छुरा, ऐसा? और दूसरी बात यह है कि एक वो शेर है कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। तो ये पाकिस्तान की मैं समझता हूं कि बड़ी है और एक हिम्मत है कि इतने सख्त हालात में भी, इतने संगीन हालात में भी, इतने जब उस पर परेशानियां मुसल्लत कर दी जाए उसके बावजूद सरवाइव कर रहा है। ना सिर्फ सरवाइव कर रहा है बल्कि बड़े पैमाने पे जाके दुनिया के लीडिंग रोल पे बैठा हुआ है। मैं ऐसी चीजों को अप्रिशिएट तो सॉरी टू से नहीं कर सकती, मैं तो ऐसी चीजों को बेवकूफी कहूंगी कि अपना घर जल रहा है और आप दूसरों के घरों में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले जो अपने हालात है ना उन पर ध्यान देना चाहिए। भूषण दीवान सर, आपका एंड कॉमेंट। आपने बहुत बढ़िया बोला रचना जी। आप देखिए भारत की आबादी 140 करोड़ है और हमारा पर कैपिटा जीडीपी शोएब साहब बताएंगे $2400 पर पर्सन है, पर कैपिटा जीडीपी। मतलब आम आदमी एवरेज इंडियन जो है उसका $2400 है। और बांग्लादेश का कितना है? 1650 और श्रीमान पाकिस्तान 1950 और श्रीमान पाकिस्तान का कितना है? 1650। ये वही बात है जो आप कह रहे हैं। आप कह रही मैडम, क्या गरीबी है पर लड़ाई करनी है? क्यों लड़ाई करनी है? क्योंकि आर्मी को पालना है भाई। $10 बिलियन बजट है, 25 करोड़ आबादी है और उनकी बाकी बांग्लादेश की तो 17 करोड़ आबादी है, इनकी 25 करोड़ है। तो इतना 10 बिलियन और 3 बिलियन 3 गुना इनको लड़ना ही आता है। लड़ना भी लड़ नहीं सकते। सिंदूर ने दिखा दिया 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, कारगिल हारे और खाली मिलिट्री ने अपना फूक रखनी है। तो वहां तो मासे मुनीर को बुलाता है ट्रम्प, उनको तो बुलाता ही नहीं। मैं कौन प्राइम मिनिस्टर, कोई नाम का नहीं। ये काम चलेगा तो जो आदमी होते हैं वो उनका गुण गाते हैं मिलिट्री का। आप कहते हैं हमने अच्छे, जो मर्द वो है जो मुश्किल हालात में जिया रहे। अरे मर्द वो तो है, पर वो कौन है जो मुश्किल हालात क्रिएट करे दुनिया भर के लिए? सऊदी में, मतलब अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, हर जगह ये खुराबात क्रिएट करे। क्यों? क्योंकि आर्मी का वर्चस्व खतरे में है। आपको मैंने पर कैपिटा जीडीपी बताया जो आप कह रही हैं। और आप जो जीडीपी का जिक्र कर रहे हैं तो ऑन अ लाइटर नोट एंड में मैं जरूर आसिफ अली जी को बता दूं, हमारे दर्शक और भारत के लोग तो ये जानते ही हैं कि पाकिस्तान का जितना बजट नहीं है उससे ज्यादा तो दिवाली पर खरीदारी भारत के लोगों ने कर ली है और ये बड़ा चर्चा का विषय भारत में बना हुआ था। और पाकिस्तान को भी ये बात जाननी चाहिए कि कंपैरिजन कहीं से कहीं तक है नहीं। शोएब चौधरी जी, मियां आसिफ अली जी, साथ ही भूषण दीवान सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए, न्यूज इंडिया के लिए वक्त निकालने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।